नमस्कार, स्वागत है आपका सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने कल पढ़ा था एनसीएफ 2005 का पार्ट फर्स्ट जो वीडियो है वो अपने देखा था। आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड जो वीडियो है उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं उसका जो आगे का पोर्शन है वो कि एनसीएफ 2005 के जो है प्रमुख सुझाव क्या क्या थे उनके बारे में पढ़ेंगे। कि जो कमेटी जो गठित की गई थी उसने जो सुझाव दिए वो क्या क्या सुझाव दिए। सबसे पहला है शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। इस प्रकार से जो है सूत्रों के बारे में बताया गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये बताया गया। ये पहला शिक्षण सूत्र जो थे, इन शिक्षण सूत्रों के बारे में बताया गया कि इन पर जो है वो क्रिया होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। क्या बचा जाए? जो सूचना है उसको, किसी भी सूचना को ज्ञान नहीं मानना चाहिए, ज्ञान मानने से बचा जाए। फिर तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है कि विशाल पाठ्यक्रम। हमने कल देखा था कि जो बालक है उसका जो इस एनसीएफ जो है 2005 इसकी प्रमुख जो है वो है कि जो एजुकेशन है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए, बिना बोझ के शिक्षा। तो इसमें तीसरा जो पॉइंट है इसी पे कहा गया कि विशाल पाठ्यक्रम वह मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? असफलता का प्रतीक है। फिर जो आपका है आगे का पॉइंट नंबर 4, इसमें दिया हुआ है कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो भी मूल्य पढ़ा रहे हैं, उसको क्या है कि वातावरण के साथ में स्थापित करके, उसको कनेक्ट करके, वातावरण के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्ट करके उसको पढ़ाया जाए ताकि बालक जो है वो अच्छा सीख सके। फिर पॉइंट नंबर 5 कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर सके। शिक्षक के सामने क्या कर सके? प्रस्तुत कर सके। तो इनका कहने का तात्पर्य यही था कि बालक में जो है वो तर्कपूर्ण जो है, तर्क की क्षमता विकसित होनी चाहिए। और तर्क की क्षमता विकसित कब होगी? जब बालक को अच्छा जो तर्कशील, जो सृजनात्मक कार्य उससे करवाए जाएंगे, तब वो तर्कपूर्ण कार्य कर सकेगा। ठीक है। आगे का पॉइंट इसमें क्या कहा गया कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाता है कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कुछ जो अभिभावक होते हैं वो बालक जब छोटा होता है तभी से कहने लग जाते हैं कि मेरा बालक बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा है जो जज बनेगा, मेरा बच्चा जो है वो आगे जाकर बहुत बड़ा नेता बनेगा। तो इस प्रकार की आकांक्षाएं बच्चों से छोटी उम्र में कम से कम नहीं रखनी चाहिए। फिर कहा गया बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। कि बच्चे जो है वो स्कूल से जब बाहरी जीवन है, यानी स्कूल में बच्चा 6 घंटे रहता है, बाकी 18 घंटे कहाँ रहता है? घर में रहता है, बाहर के वातावरण में रहता है। तो स्कूल का जो बाहर का वातावरण है उसको तनाव मुक्त बनाना चाहिए। और तनाव मुक्त बनाने के लिए क्या घर वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, उसके परिवार वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आगे कहा गया कि कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है। यानी कि बच्चे को क्लास में अनुशासित ऐसे नहीं है कि बालक को चुप रख कर ही बैठा दें। बालक जितना बोलेगा उतना ही वो क्या है, बाह्य जो है उसका व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी विकास, व्यक्तित्व का विकास होगा और बालक अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है। इसलिए कहा गया कि कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी वातावरण
कैसा होना चाहिए, जीवंत वातावरण होना चाहिए, जिससे बालक जो है वो अधिक से अधिक सीख सके। इसके बाद में है पॉइंट नंबर 9, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। यानी जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे मान लो एनुअल फंक्शन है, तो एनुअल फंक्शन में क्या है, गार्जियन को भी बुला सकते हैं, तो उनके अभिभावकों को बुलाओ, उसके साथ में जोड़ा जाए। ठीक है, ये इसमें कहा गया। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। जो भी समाज समुदाय है उसको मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए, रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने के लिए की भावना प्रक्षेप न दें। इसका अर्थ है कि जो खेल है वो आनंद और सामूहिकता की भावना के साथ में खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक रिकॉर्ड बनाने के लिए ही खेलें, ऐसा उनको तैयार किया जाना चाहिए। ये एनसीएफ में कहा गया है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 12 है कि वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतः क्रिया का मौका दे। यानी बालक जो है वो अंदर से अंतः क्रिया करे, बालक खुद चला के क्रिया करे, ऐसी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए। सज्जा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। देखिए, सज्जा और पुरस्कार दो हैं। सज्जा है, इसको भी अगर अधिक यूज करोगे तो ये नुकसानदायक हो सकती हैं, और पुरस्कार है, इसको भी अगर अधिक यूज करोगे, हर बात पर बच्चों को पुरस्कार के लिए कहोगे, तो ये भी क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए इसका सीमित प्रयोग करना चाहिए। फिर है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रक्षेप दे। यानी मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा सौंदर्य बोध को, कलाकृति सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ की कल्चर, उसको कल्चर को दिखाएं। ऐसी अनेक बातें होती हैं जो दिखा सकते हैं, यानी सौंदर्य बोध का भाव वहाँ पे होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। यानी जो शिक्षण प्रशिक्षण है वह जो विद्यार्थियों के जो मूल्यांकन है उसको एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। सतत प्रक्रिया का तात्पर्य कंटिन्यूअस, लगातार सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे आज बालकों का एक टेस्ट हो गया, आगे दूसरा टेस्ट हो गया, तो ऐसे सतत होना चाहिए, एक साथ में बड़ी एग्जाम्स भी नहीं होनी चाहिए। ये कल अपने पढ़ा था कि एग्जाम्स में भी फोकस किया गया है। आगे का लास्ट इसका है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। यानी जो भी नवाचार, इनोवेशन जो भी होते हैं वो टीचर्स को स्कूलों में समय समय पर उपलब्ध कराए जाएं। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है। फिर है एनसीएफ 2005 के 5 में कहा गया कि कुल गृह कार्य कितना बालकों को दिया जाना चाहिए। तो गृह कार्य बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, इन क्लासों में बालक को बिल्कुल भी कोई भी गृह कार्य नहीं देना चाहिए। फिर बात करते हैं कि कक्षा 3 से 5 में क्या करना चाहिए। तो कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह, याद रखना, पूरे सप्ताह में केवल 2 घंटे का ही गृह कार्य देना चाहिए। ये बात याद रखना, सीटेट में पूछा हुआ भी है कि प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे का जो है गृह कार्य देना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे का गृह कार्य देना चाहिए। ये हो गया 3 से 5। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पता है आपको, 6 से 8 की जो कक्षाएं हैं उनमें, तो 1 घंटा प्रतिदिन, यानी 5 से 6 घंटे। यह सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन लगभग क्लास लगती हैं, तो एक दिन दोगे तो 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह आपका ये होगा। तो ये हो गया उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए। फिर है कि माध्यमिक जो विद्यालय हैं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनमें 2 घंटे प्रतिदिन, अब दिन पर आ गया तो 2 घंटे प्रतिदिन देंगे। 6 दिन क्लास लगेंगी तो 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह हो गया। तो इसमें सप्ताह के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रति सप्ताह कितने घंटे दें और प्रतिदिन कितने घंटे दें। एक क्लास के लिए 45 मिनट, कितनी मिनट, 45 मिनट का समय निर्धारित।
यानी जो स्कूलों में क्लासें होती हैं उनका जो समय निर्धारित है एक पीरियड का, तो एक कालांश का जो समय है वो 45 मिनट होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो बालक वैसे भी क्या है, नीरसता आ जाएगी और कक्षा में नीरस का भाव होगा। स्कूल के वार्षिक कैलेंडर को कुछ अधिक विकेंद्रित किया जाए ताकि वह स्थानीय मौसम और त्योहारों के मुताबिक हो। इस प्रकार के कैलेंडर को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाए और जिला पंचायत की मदद से बनाया जाए। मौसम परिवर्तन के आधार पर सारणी में बदलाव लाया जाए। ये ऐसे है जैसे चेंज होता है, समय चेंज होता है, बात स्कूल्स का कैलेंडर को उस हिसाब से त्योहारों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वह लोगों को समय समय पर अवकाश भी मिल सके। स्कूल में बिताया गया समय और स्कूल में शिक्षा पर बिताया गया समय कक्षा 1 से 12 तक किसी भी हाल में 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप स्कूलों में बच्चे जो जाते हैं स्कूलों में कितने समय रहे, तो 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे होने चाहिए, 6 घंटे से कम नहीं होने चाहिए। और पूर्व प्राथमिक जो नर्सरी यूकेजी है उनके लिए 3 घंटे का समय होना चाहिए। ठीक है, ये बात थी इसकी। अब आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आजकल बन रहा है कि जो लाइब्रेरी होती है विद्यालयों में, उस लाइब्रेरी में बच्चों को ले जाना बहुत ज़रूरी है। और उस लाइब्रेरी में ले जाकर बच्चों कितने सप्ताह में कितने दिन ले जाने चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो सप्ताह में 1 घंटा, कितने घंटा, सप्ताह में 1 घंटा, एक वीक में 1 आवर जो है वो लाइब्रेरी अध्ययन को दिया जा सकता है। कितने, एक दिन में। अगर बार बार हर दिन ले जाओगे तो क्या है, स्टडी नहीं हो पाएगी, जो इसका सिलेबस है उस पर भी ध्यान नहीं जा पाएगा। लेकिन उसको एक सप्ताह में एक बार पुस्तकालय में अवश्य ले जाना चाहिए। इसके साथ में यह आवश्यक है कि बच्चे स्वयं पुस्तक चुने। पुस्तक टीचर को चुनकर नहीं देनी चाहिए, पुस्तक स्वयं बालक चुने और वो बालक को स्वतंत्र रख दें कि आप जो भी आपको अच्छी लगी वो आप किताब चुने सकते हैं। भाषा कक्षा में किताबें लाई जा सकती हैं। परियोजना कार्य के लिए बच्चों से पुस्तकालय से अन्य सामग्री पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। यानी जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी बालक को पढ़ने की जो है विषय सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। छुट्टियों के दौरान स्कूली पुस्तकालय खुले रखे जाएं। क्या रखे जाएं, स्कूली पुस्तकालय जो है वो खुले रखे जाएं। अब खुले रखे जाएंगे तो बालक क्या है, जो अवकाश है उसका सदुपयोग करेंगे, किताब पढ़ लेंगे, वापस रिटर्न कर देंगे, तो उसका समय का सदुपयोग होता रहेगा। आगे है कि एनसीएफ 2005 है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं पहले की तुलना में। तो देखिए, पहले जो है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी और आजकल जो है शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होती है और लचीली प्रक्रिया होती है। यानी जो परीक्षाएं हैं उनकी प्रक्रिया कैसी कर दी गई है, लचीली कर दी गई है। पॉइंट सेकंड है कि शिक्षक का निर्देश और निर्णय, ये होता था शिक्षक जो बोल देते थे वही उनका निर्णय था, वही उनको मानना पड़ता था। लेकिन अब शिक्षार्थी की स्वायत्ता, शिक्षार्थी को पसंद है तो ही वो पढ़ेगा, यानी बाल केंद्रित हो गया। पूरी बालक की इच्छा के बगैर आप उसको नहीं पढ़ा सकते, कोई भी चीज़ उस पर थोप नहीं सकते। आगे है कि शिक्षक का मार्गदर्शन और प्रबोधन, और अब है शिक्षार्थी को सहयोग द्वारा सीखने। पहले सिर्फ मार्गदर्शन देता था, लेकिन अब उसको सीखने में क्या है, सहयोग दें और उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। पहले निष्क्रिय भाव के साथ में सीखना था और आजकल क्या हो गया, सक्रिय। क्योंकि बालक जो है वो सक्रिय रहेगा तो मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा इनको पढ़ाया जाए और तो बालक क्या है, सक्रिय रहेगा और ज़्यादा अधिक से अधिक सीखने का प्रयत्न बालक करेगा। चार दीवारी के अंदर सीखना, पहले था कि चार दीवारी के अंदर ही सीखा जाए, लेकिन अब क्या है कि बालक के बाहरी जो सामाजिक संदर्भ है उनको साथ में कनेक्ट करके और बालक को सिखाया जाए। ज्ञान प्रदत्त और स्थिर, पहले सिर्फ ज्ञान प्रदत्त था, लेकिन अब ज्ञान क्या है, विकसित होता है और रचनात्मक और रचा जाता है। ज्ञान जो है विकसित होता है और रचा जाता है। पहले जो है वो अनुशासन केंद्रित था, बालक को अनुशासन में रखा जाता था, जो कि क्या है, गलत था। लेकिन अब बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक दृष्टि है, बालक अनुशासन में रहेगा लेकिन सीखेगा, शैक्षणिक दृष्टि से साथ साथ में बालक सीखता जाएगा।
रैखिक अनुभव, पहले एक सीधी रैखिक अनुभव का मतलब है बालक को जो शिक्षक सिखा रहे थे वो उसके पीछे पीछे वो सीख रहे थे, बस उतना ही सीखा जाता। लेकिन आजकल एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बहुविध एवं विभिन्न अनुभवों के द्वारा सिखाया जाए और उसको बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में कनेक्ट करके सिखाया जाए ताकि बालक अधिक से अधिक सीख सके। फिर है मूल्यांकन संक्षिप्त और कम, लेकिन अब क्या है, बहुविध और मूल्यांकन सतत एवं समग्र होना चाहिए। ये दो एनसीएफ 2005 में कहा गया है। अब ये था अपना क्या, ये था अपना एनसीएफ 2005। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में देंगे। और इसके साथ में आगे का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि हर बार इनमें से क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से मिल सके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको जो साथी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और ये जो है एनसीएफ का आप पीछे उठाकर देख लेना, इन जो क्वेश्चंस हैं इनसे जो आपको थ्योरी पढ़ाई है इससे बाहर आने के चांस बहुत कम है। मैं पर्सन से आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या क्या पीछे के क्वेश्चंस में आया हुआ है। इसके जो सिद्धांत थे जो कल अपने पढ़े थे उन सिद्धांतों में क्वेश्चन आप देख लीजिए। और हमने आपको करवाया था आरटी 2009, उसके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, वो भी क्या है हर देख लो जो हमने पढ़ा है उसी के अंदर से आए हुए हैं। तो ये आप देख लेना, ये गृह कार्य वाला ये आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ये स्टार लगा लेना इसको। ठीक है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।